हाय एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो यार सब लोग। सो यार एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग एक न्यू वीडियो में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट यार। ठीक है, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया, एटॉमिक मास कवर कर लिया हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मॉल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फंडामेंटल टॉपिक है, मतलब इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। मतलब अगर तुम्हें ये नहीं आता तो मतलब तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आइए आगे बढ़ते हैं, मॉल कंसेप्ट को समझते हैं आज कि मॉल कंसेप्ट होता क्या है। चलो, तो यार मोल कंसेप्ट को समझने के लिए ना मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक से जो है एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल्स क्या है। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए पहले ये समझो। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहां तक कर लिया था, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमने लास्ट टाइम 1 AMU क्या होता है ये समझ लिया था। ठीक है ना, 1 AMU क्या होता है हमने ये समझ लिया था। इट वॉज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, 1 कार्बन एटम। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट वाज 1.66 10 टू द पावर माइनस का 23 ग्राम। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आती है। अच्छा, 1 AMU को लाने का पर्पस क्या था। पर्पस बहुत ही कॉमन सा था, बहुत ही छोटा सा था कि यार हमारा जो एटम का वेट है वो बहुत छोटा है, ग्राम एज ए यूनिट बहुत बड़ी है, तो क्यों ना एक बड़ी यूनिट बनाई जाए जिससे कि हमारी वैल्यू जो है डेसिमल्स में ना आए। ठीक है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाए जिससे कि एरर होने के चांसेस हमारे क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, इसी बेसिस पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मोल कंसेप्ट। आइए मोल कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, तुम्हारे घर के बाहर बहुत बार क्या होते होंगे, फ्रूट वेंडर्स आते होंगे, है ना, ठेली पे लेके आते हैं वो फ्रूट्स बहुत सारे। और तुमने बहुत कॉमनली ये देखा होगा कि जो बनाना बेचता है ना, जो वेंडर बनाना बेचता है वो एक चिल्लाता रहता है एक चीज को, क्या कहता है वो हमेशा कह रहा होता है कि 1 डजन बनाना ले लो इन ₹40। मेरे यहाँ पे 40 क्या रेट चल रहा है, तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो वो चिल्लाता रहता है कि यार 1 डजन बनाना ले लो, 1 दर्जन ले लो 40 रुपए की, 1 दर्जन ले लो 40 रुपए की। तो मान लो मैंने उससे एक दिन जाके पूछा कि भैया क्या कर रहे हो ये आप। वो कह रहा है क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ उससे, यार ये क्या कर रहे हो आप, 1 डजन मतलब 12 केले क्यों बेच रहे हो 40 में। आप चिल्लाओ ना कि एक केला इतने रुपए का है, 12 क्यों बेच रहे हो मतलब। तो उसने मुझे समझाई एक बात बहुत ही अच्छी। वो क्या समझाई कि वो कह रहा है कि यार मेरा जो फ्रूट का साइज है ना, एज ए फ्रूट जो बनाना होता है वो छोटा होता है। मान लो कोई भी फैमिली अगर बनाना खरीदती है तो पूरी फैमिली अगर खाएगी तो एक या दो तो खाएगी नहीं, है ना, एटलीस्ट 10 12 15 चाहिए। तो वो कह रहा है कि अगर मैं एक के लिए चिल्लाऊंगा तो मान लो मेरा एक का प्राइस बैठता है ₹3.5, तो मैं बार बार चिल्लाऊंगा एक केला ₹3.5 का, और मान लो किसी फैमिली ने आके मुझसे 12 15 10 मांग लिए, तो मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरर हो सकती है मल्टीप्लाई करने में, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी यूनिट बना ली बनाना की। अब मैं जब बेचता हूं तो मैं 1 डजन बेचता हूं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है जो भी लेगा वो इतने तो लेगा ही लेगा, है ना। तो मैंने इसको एक 1 डजन इसके ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप का मैं एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूं, तो मुझे बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बड़ी यूनिट बना ली, डजन। चलिए बहुत बढ़िया बात कर दिया, तो मजा आ गया। अब आ जाओ वाटरमेलन पे। अब वाटरमेलन मेरी गली में आया हुआ है, वो चिल्ला रहा है कि यार एक वाटरमेलन ले लो, 1 किलो ले लो, ₹40 का, है ना, एक वाटरमेलन ले लो ₹40 का। अब मैं उसके पास गया, मैं कह रहा हूँ भैया ये क्या कर रहे हो आप, आपको नहीं पता क्या। तो कह रहा क्या नहीं पता मुझे। कह रहा है कि मैं कहूँगा कि यार अभी ये बनाना वाला भैया बता के गया, क्या बता के गया। तो मैंने उससे बोला कि यार आप भी ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 डजन वाटरमेलन बेच दो आप ₹40 में, फिर जितने रुपए के भी बैठते। तो वो कह रहा है कि यार देखो, मेरे केस में काम अपोजिट है थोड़ा सा। क्या अपोजिट है। वो कह रहा है कि देख यार मेरा एज ए फ्रूट जो वाटरमेलन है उसका साइज बड़ा है, कोई भी फैमिली खरीदेगी तो 12 नहीं खरीदेगी, केवल एक ही तो खरीदेगी। तो मैं 12 क्यों बेचूं। तो मेरे फ्रूट का साइज बड़ा है तो मेरी यूनिट छोटी होनी चाहिए, और अगर मेरे फ्रूट का साइज छोटा है तो यूनिट बड़ी होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अब यही अगर मैं एटम के केस में जाऊं तो एटम इतना छोटा कि उसका मास जो है ना, वो अगर मैं एक्चुअली में निकालने लगूं तो माइनस में आता है, 10⁻⁻23 इसमें आता है। तो डिसाइड ये किया गया कि यार इस एरर से बचने के लिए, इतने डेसिमल से बचने के लिए काम करते हैं, जब भी एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे तो एक एटम की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक ग्रुप ऑफ एटम की कैलकुलेशन करेंगे। और बच्चों इसी ग्रुपिंग ऑफ एटम्स को नाम दे दिया गया मोल कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ग्रुपिंग ऑफ एटम्स। तो कहानी सिंपल सी है, अगर एक एटम के लिए कैलकुलेट करोगे वैल्यूज डेसिमल में आएंगी, तो जो भी कैलकुलेशन करो एक ग्रुप ऑफ एटम के लिए कर दो जिससे कि वैल्यू डेसिमल में ना आए, है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप मिलके एक बड़ी वैल्यू बनाएंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, आपकी एक बड़ी वैल्यू वहां पे निकल के आ जाएगी। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ एटम्स। चलिए जी, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 मोल का मतलब अब कुछ भी नहीं,
अ ग्रुप ऑफ एटम है। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। अब यार ये कौन डिसाइड करे कि एक ग्रुप में, एक मोल में कितने एटम होंगे, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम में कितने एटम होंगे? चलो बनाना वाले ने कर लिया, 1 डजन का मतलब 12 होता है। अब हम कैसे करें, इसका क्या मतलब है, हम कैसे डिसाइड करें? तो यहां के लिए भी एक रेफरेंस ले लेते हैं। क्या रेफरेंस लिया, ध्यान दो, 1 मोल की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी, हर बार कार्बन को रेफरेंस ले रहे हैं, इस बार भी ले लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज the number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स। क्या मतलब इस बात का? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, मतलब कि रेफरेंस ये मान लिया कि कार्बन 12 एटम, मतलब ये 12, इसका एटॉमिक मास सबको पता होगा, है ना? कार्बन 12 एटम में के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतने ही एटम को हम मान लेंगे ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि 1 मोल। तो रेफरेंस मान लिया। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आइए, अब सब लोग जानते हैं क्या कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास होता है, हमने लास्ट क्लास में लिखा था 1.99 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम, यही था। चलिए मुझे निकालना है 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। सबसे पहले राइट साइड में 1 ग्राम बना लूंगा कि यार 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे। तो दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं 1.99 10 टू द पावर माइनस 24 से। ठीक है, तो यार मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास इतना 1 अपॉन में 1.99 10 टू द पावर माइनस 24 एटम्स होते हैं कार्बन 12 के इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मुझे किस में निकालना है, एक गड़बड़ और यहां पे हमने कर दी, इट इज माइनस का 23। ठीक है ना, दिस इज माइनस का 23। चलिए ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो ये बन जाएगा आपका क्या कि 12 अपॉन में 1.99 10 टू द पावर माइनस का 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इन 12 ग्राम। और बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट होंगे इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये रेफरेंस के बेसिस पे मान लिया जाएगा कि एक ग्रुप ऑफ एटम में कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। इसको कह देते हैं एक ग्रुप ऑफ एटम। क्योंकि ये कैलकुलेशन एवोगैड्रो ने की थी, इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर आया कहां से है। क्लियर है ना, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। इट वॉज 24। ठीक है ना, तो यहां तक हमें ये वाली बात आ गई है समझ में। और यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, है ना। चलिए कमेंट मुझे कर देना कि सर मुझे यहां पे डाउट है, मुझे पूछना है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। व्हाट इज 1 मोल? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एक एटम ऑफ कार्बन 12 का इतना ग्राम मास होता है। हमें 12 ग्राम में कितने एटम होंगे ये निकालना था, हमने निकाल दिया, इसी को बोल दिया हमने एवोगैड्रो नंबर। अब एक बात नोटिस करोगे बहुत ही अच्छी। क्या नोटिस करोगे, नोटिस ये करो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था 1 AMU क्या था, इट वॉज व्हाट, हमने वहां पे किया था 1.99 10 टू द पावर माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 12। यही किया था हमने। सोचो जरा ध्यान से, अपनी कॉपी पे लिख के देख लेना, है ना, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो। और अगर मैं जब यहां पे आता हूं, जिसको मैं एवोगैड्रो बोल रहा हूं, ये देखो, ये एवोगैड्रो की वैल्यू यहीं से तो आई है, इसको तो सोल्व करके आई है। तो मतलब मैं ये कह दूं क्या कि मेरा जो 1 मोल की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज 1 मोल, है ना, यही तो 1 मोल होगा। एक ग्रुप ऑफ एटम को ही तो 1 मोल बोलते हैं। तो मेरा जो 1 मोल आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 12 अपॉन में 1.99 10 टू द पावर माइनस का 23। कहने का मतलब ये है
कि क्या मैं 1 AMU को ही 1/1 मोल लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अच्छा, ये वैल्यू ग्राम में होती है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू ये निकल के आ गई कि 1 AMU को आप एक और चीज लिख सकते हैं, और वो क्या है? वो है 1 ग्राम पर मोल। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप सोडियम का एटॉमिक मास लिखते हो 23 AMU, उसको आप लिख सकते हो 23 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यहां से एक और डेफिनेशन निकल जाती है बच्चों एटॉमिक मास की। ये एटॉमिक मास ही तो है, दिस इज एटॉमिक मास। यहां से एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन ये और निकलती है कि एटॉमिक मास लिख लेते हैं यहां पे, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। सर ये कैसे पता चला आपको? अरे ऊपर देखो, 23 AMU को मैं लिख सकता हूं 23 ग्राम पर मोल, यानी कि 23 ग्राम मास होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में। 23 ग्राम मास होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में। तो एटॉमिक मास क्या हुआ इस हिसाब से? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, क्योंकि एक एटम का मास 23 नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़े ढेर का मास तो 23 हो सकता है ना। और वो ढेर कितना बड़ा है? वो ढेर है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर 6.02 एटम्स का। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर मैं यहीं से एक फॉर्मूला भी जनरेट कर लूं, किसके लिए? मोल्स के लिए, कि मोल्स निकालें कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। एटॉमिक मास को m से डिनोट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी क्वेश्चन ने मुझसे यह बोला कि यार मेरे पास एक पर्टिकुलर मास है, गिवन मास है, जिसको मैं W से डिनोट करूंगा, ठीक है। एटॉमिक मास सभी को पता होता है, याद कर रखे होते हैं, M से डिनोट करते हैं। सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, ऑक्सीजन का 16 है। अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि यार अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आप एक काम करिए, आपका जितना भी आपके पास गिवन मास है, आपके पास जितना भी गिवन मास है, जो जिसमें आप निकालने चाहते हो कितने मोल्स बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ 1 मोल से। और मास ऑफ 1 मोल को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि उससे कि यार आप गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, कर देते हैं। गिवन मास इज W, एटॉमिक मास इज M, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं N से। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला जनरेट होकर निकल के आ गया, N इक्वल्स टू W/m। यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिकैप करें तो हमने क्या क्या किया, दोबारा समझो। हमने डिसाइड किया कि कभी भी जब भी कैलकुलेशन करेंगे एक एटम की नहीं करेंगे, वैल्यू बहुत छोटी है, डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, तो क्या करें, एक ग्रुप ऑफ एटम की कैलकुलेशन ही की जाएगी। उस ग्रुप ऑफ एटम को नाम दे दिया गया मोल। कैसे पता करें कि एक मोल में कितने एटम्स होंगे? उसके लिए हमने एक रेफरेंस मान लिया कि जितने भी एटम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में होंगे तो उसको हम 1 मोल कह देंगे। हमने कैलकुलेट किया तो हमें आया कि यार 6.02 एटम्स होते हैं कार्बन 12 के, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इसी को 1 मोल मान लिया गया। हमने ध्यान से कैलकुलेशन में एक नजर डाली तो देखा कि यार ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1 मोल की, ये तो जस्ट अपोजिट है 1 AMU के। हमने भी कल वाली उसमें देखा था, है ना, कल वाले केस में हमने देखा था 1 AMU को ऐसे निकालते हैं, इतना ग्राम, ठीक है ना, 1 AMU ग्राम में ही होता है, इतना ग्राम होता है। अच्छा, लेकिन इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि इसका उल्टा ही क्या होता है, मोल कहलाता है ना। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अगर इसको समझ में नहीं आ रही है बात, मैं इसको देखो करके दिखाता हूं कैसे। भाई 1 AMU को आप ये लिख सकते हो क्या, ऊपर कुछ भी, ऊपर 1 छोड़ दो, है ना भाई, कहीं पे भी 1 तो हो ही सकता है। और इस वाली वैल्यू को 12 के नीचे उतार के ले आओ डिवाइड में। मैथमेटिक्स है ये तो, सिंपल जानते ही हो तुम लोग भी। अब इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 1 मोल, तो ये बन गया 1 ग्राम अपॉन में मोल, यानी कि 1 ग्राम पर मोल। तो आप AMU को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो एज ए यूनिट। आपने कर दिया, आपने 23 AMU को ग्राम पर मोल में। देखो इससे एक बात और क्लैरिफाई हो जाती है कि 23 ग्राम मास किसी एक एटम का नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़े ढेर का हो सकता है। तो मतलब ये 23 ग्राम किसका है, एक बहुत बड़े ढेर ऑफ सोडियम एटम्स का, जिसको हम 1 मोल कहते हैं। इसीलिए एटॉमिक मास की नई डेफिनेशन में निकल के आ गई, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स।
और जब भी मुझे कोई गिवन मास होगा और मुझे निकालना है उसमें नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा एटॉमिक मास से, क्योंकि वो मास ऑफ 1 मोल है। तो सिंपल सी बात हो गई कि टॉफी का पैकेट 50 रुपए का है, एक टॉफी 2 रुपए की है, बताओ कितनी टॉफी हो गई, है ना। तो आपने यही काम किया, टोटल मास को डिवाइड कर दिया मास ऑफ 1 मोल्स, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए तो क्या निकल के आए, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये तो वही है ना कि एटम्स के कितने सारे ग्रुप हैं। अगर आपको ये पता है कि एक ग्रुप में इतने एटम्स है तो टोटल एटम्स कैसे निकालोगे, तो एक और फॉर्मूला से जनरेट कर लेते हो आप नंबर ऑफ एटम्स का। क्या जनरेट कर लेते हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं आपने, तो एक ग्रुप में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकल के यहां से आ जाते हैं। चलिए एक बार नजर डालिए, फिर क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और कहानी को आगे ले चलेंगे। यहां तक हमने 2 तरीके के फॉर्मूले समझ लिए हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के। उतार लिया सभी ने, कर लिया होगा सभी ने। चलिए एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूं यहां पे, चलो थोड़ा लास्ट में चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ बात और बताता हूं जरा इंपॉर्टेंट। आ जाओ, देखो सबसे पहले बात तो ये समझो कि मोल जो है एक यूनिट है, ठीक है, ये जस्ट एक यूनिट है, और ये यूनिट बताती है कि यहां पे आप एक ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। क्या मैं ग्रुप ऑफ एटम की ही बात कर सकता हूं, आंसर नहीं। मोल एक ऐसी यूनिट है जो एटॉमिक स्पीसीज के लिए बनी है, क्योंकि एटॉमिक स्पीसीज बहुत छोटी होती हैं। एटम भी छोटा होता है, कंपाउंड भी तो छोटे ही होते हैं, मॉलिक्यूल भी तो छोटे ही होते हैं, आयन भी तो छोटे ही होते हैं। तो आप मोल जो यूनिट है इसका यूज एटम के लिए भी कर सकते हैं, कंपाउंड के लिए भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हैं, आयन के लिए भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 1 मोल ऑफ एटम, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। सही बात है। मैं कहीं लिख दूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा क्या, 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब समझ में आ रही है बात, कि आप मोल्स का यूज हर एक एटॉमिक स्पीसीज के लिए कर सकते हो जो साइज में बहुत छोटी है। इलेक्ट्रॉन छोटा, प्रोटॉन छोटा, न्यूट्रॉन छोटा, आयन छोटा, मॉलिक्यूल छोटा, कंपाउंड छोटा, और एटम भी खुद से छोटा ही, ठीक है। एटम्स को ना बोल के वो पार्टिकल्स ही बोल सकता है, ध्यान रखना, पार्टिकल्स बोलेगा तो भी आपको यही समझना है। चलिए यहां तक कि बहुत बात बढ़िया समझ में आती है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिससे कि तुम्हें सारी बातें क्लैरिटी में मिल जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। इसमें देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आप सिंपल सी बात उससे बोलो कि भाई आपका टोटल वेट, गिवन वेट कितना है, 46 ग्राम है जो आपके पास है। जबकि मैं जानता हूं कि एक मोल का जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है, वो तो सोडियम के केस में 23 ग्राम होता है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो टोटल मास को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 मोल्स यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 23, तो आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। बच्चों मान लो उसने पूछ लिया होता कि यार मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी बताओ और मुझे यहां पे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स भी बताओ, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स भी बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसमें आप एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ग्रुप में उतने ही पार्टिकल्स हो सकते हैं, उतने ही एटम्स हो सकते हैं। एन ए एवोगैड्रो नंबर यानी कि 2 इंटू में 6.022 10 टू द पावर 23 यानी कि 12.044 10 टू द पावर 23। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे वो क्या कहे कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, आपको ये नहीं बताने, क्या बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, क्या करोगे भाई। आप सब लोग जानते हो कि सोडियम का अगर आपके पास एक एटम है तो उस एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, है ना, 12 न्यूट्रॉन, ऐसे ही तो होता है। अगर एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, इतने एटम आपके पास हैं, आपने भी एटम निकाले हैं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एटम्स हैं
और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो ऐसे आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन भी पूछ सकता था, ये न्यूट्रॉन भी पूछ सकता था। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और देता हूं, उससे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमने अपनी शीट में लगाए हुए हैं। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप यहां पे एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वाटर तो एक एटम नहीं है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है। ये मुझे मास जो दे रखा है, ये दे रखा है मुझे किसका? वाटर का, WH2O का। जब मुझे मास WH2O का दे रखा है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स भी तो H2O के ही निकाल सकता हूं। हाँ, मोल्स ऑफ H2O निकाल सकता हूं। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। 36 ग्राम M4H2O हो जाएगा आपका 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके W अपॉन में इक्वल्स टू 36 अपॉन में 18 यानी कि 2। बच्चों 2 मोल्स हैं H2O के, लेकिन H2O तो मॉलिक्यूल है, मतलब आपसे एटम्स पूछे थे लेकिन निकाल तो आप केवल मॉलिक्यूल ही सकते हो। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्वेश्चन ने तो आपसे क्या पूछा है? एटम पूछा है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, आप ये देख लो कि पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। भाई पानी क्या होता है? पानी H2O होता है। कितने एटम से मिलकर बना है? 3 एटम से मिलकर बना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो जो भी आपका मॉलिक्यूल का आंसर आ रहा है, अगर आप नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं तो आप एक काम करिए ना, जो भी आपके मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? मान लो इसी क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा होता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल एटम्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे। भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? केवल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप मॉलिक्यूल, जो भी आपका आंसर आया है मॉलिक्यूल का, उसकी मल्टीप्लाई केवल 2 से करेंगे इस बार, तो आपके हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। अगर वो खाली ऑक्सीजन एटम पूछता तो एक मॉलिक्यूल में केवल 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, आप 1 से मल्टीप्लाई करते, आपका सेम आंसर बन जाता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको गिवन मास किसका दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या हुआ है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम शीट शुरू करते हैं अपनी, जो भी मैंने यहां पे लगाई हुई है पीडीएफ में। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। क्या दिया हुआ है? एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है पहले तो आपको ये बतानी है। 6.022 इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस और इतनी एंटिटीज। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? यार एटम्स भी सही है, मॉलिक्यूल्स भी सही है कि नहीं है? आयंस भी सही है, तीनों सही है। अभी तो बताया मैंने लास्ट पेज में, 1 मोल कैन बी इतने एटम्स, इतने आयंस, इतने मॉलिक्यूल्स। तो मैं इन तीनों को ना कह के अगर एंटिटीज कहूं, क्योंकि चारों में से कोई भी एक ऑप्शन लगाना है, एंटिटीज में सब चीज आ जाएंगी। Mole is a quantity. It can be for anything. It can be for even for my pen. 1 mole of writing pen. 6.022 10⁻23 पेन, वो तो एक यूनिट है। जैसे डजन को आप किसी में भी लगा सकते हो, वो बात अलग है, यूजफुल जहां पे वो बात अलग है, लेकिन इसलिए आप यहां पे क्या लगाओगे बच्चों? एंटिटीज। यहां पे आंसर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? सो इट इज फॉर इतने एंटिटीज। अब एंटिटीज में कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? तो W है आपके पास 10 ग्राम। नॉर्मली हाइड्रोजन H2 में बिहेव करता है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन यहां पे कहीं भी ऐसा हिंट नहीं दिया कि आपसे बताया हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है फिर क्या है। तो आप ऐसे केस में उसको क्या मानोगे? एटम ही मानोगे। क्या मानोगे? एटम ही मानोगे। तो मोलर मास क्या होता है एक हाइड्रोजन एटम का? 1 होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? n निकालना है। W अपॉन में m कर दो, कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 1 इक्वल्स टू
10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बोलो हाँ या ना, सही है, 10 मोल निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे मॉलिक्यूल्स पूछ लिया, इसका मतलब है इट मस्ट बी H2, ठीक है, इट मस्ट बी H2। तो आपका W कितना हो गया 10। मोलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो N इक्वल्स टू होता है W अपॉन में M, यानी कि 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 मोल्स। जरा मिला लो आंसर, आपका C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला सवाल, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इतने मोल, आपको मोल दे रखे हैं 0.1, जो भी मिलता रहे उसको लिखता रहना है, लिखते रहना है। ट्राई एटॉमिक गैस है, ये नहीं बताया कौन सी गैस है, लेकिन ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक का मतलब है जो भी गैस का फॉर्मूला है उसमें A3 लग रहा होगा, A इज द मोलिकुलर फॉर्मूला और 3 क्योंकि वो ट्राई एटॉमिक गैस है ना। हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स, सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोल में मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर। लेकिन ट्राई एटॉमिक गैस तो एक मोलिक्यूल है, आपको एक मोलिक्यूल के मोल दे रखे हैं, जबकि आपसे पूछा क्या है एटम, तो लास्ट में 3 से और मल्टीप्लाई कर देना, सही बात, ठीक है। 0.3 इंटू में 6.022 10 टू द पावर 23, आंसर आ जाएगा 1.8, ठीक है ना, समथिंग इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, सही बात है, ठीक है। ध्यान दिया नहीं दिया भाई, 1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस तो एक मॉलिक्यूल है, तो मोल तो मॉलिक्यूल के दिए, पूछे एटम है तो बाद में जितने नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल में उससे आपको मल्टीप्लाई करना है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर क्लोज टू। अच्छा, 1 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप निकालना चाहते हो पानी के, तो इतनी तो बात क्लियर है कि आपको WH2O पता होना चाहिए, फिर आप मोलर मास ऑफ H2O विच इज 18 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहली बात, लेकिन WH2O कहाँ से लाऊं भाई, मुझे वॉल्यूम दे रखी है, चलिए तो वॉल्यूम मेरे पास है, W मुझे निकालना है, डेंसिटी ऑफ पानी सब लोग जानते हैं इन लीटर, इट इज कितना 1000, ठीक है, इट इज 1000 ग्राम पर लीटर, या फिर आप इसको कह सकते हो 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 किलोग्राम पर लीटर इतनी डेंसिटी होती है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाएगी, सॉरी मास हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें हमेशा ग्राम में चाहिए होती है वैल्यू, ग्राम, और जी तुम्हारा ग्राम पर लीटर इंटू में 1 लीटर, लीटर से लीटर गया, W की वैल्यू आ गई 1000 ग्राम। चलिए तो आपको H2O का गिवन मास भी मिल गया विच इज 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू में Na, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 55.5 समथिंग इंटू में Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर आंसर मैच कर गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आपको गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको गिवन है डेंसिटी, वॉल्यूम आपको बतानी है, तो लिख दो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको उसकी वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास ऑफ वाटर, मॉलिकुलर मास इज 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यही है बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की। हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम हमसे पूछी है, W निकाल लेते हैं पहले यहाँ से, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी का यूज़ करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन में डेंसिटी, तो मास जो भी होगा डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से, तो मास सब निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, 18 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय Na, ये मेरा आ गया बच्चों WH2O, ठीक है, इसको वहाँ यूज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और जी तुम्हारा ये आ गया मास, और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट इज 18 अपॉन में Na, इट इज 18 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, दिख रहा है सबको।
अब 18 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर को तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3। भाई अगर आप 18 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर को सॉल्व करोगे, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, तो 6.022 10 टू द पावर 23, ये कट जाएगा समथिंग अराउंड 3 10 टू द पावर 23 माइनस में पहुंचेंगे तो आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है 3 वाला, ये रहा आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं मैग्नीशियम फॉस्फेट का 1 मोल लेता हूं, 1 मोल ऑफ MG3PO4 का ट्वाइस, तो क्या उसमें 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक जो भी आप एक चीज लोगे मैग्नीशियम फॉस्फेट की, उसमें 4 2 8 क्या है, ऑक्सीजन है। हमसे पूछा है मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल होंगे जब यहां पे 0.25 होगा। यूनिटरी मेथड लगा दूं कैसे? पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दूं पहले, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 8 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट तब होंगे जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो ही नहीं, कितना है 0.25, दोनों तरफ 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, जरा सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1/32 इतने मोल होने चाहिए मैग्नीशियम फॉस्फेट के। अगर आपके पास कितने मोल हैं, केवल 0.25 मोल ही हैं। ऑफ ऑक्सीजन के 1/32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/32 को 10 टू द पावर 2 लग जाएगा और ये चलेगा समथिंग अराउंड कितना, 3 जा 96 होता है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग, ये आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही है बात। अगला सवाल, व्हाट इज द मास ऑफ इतने मोल ऑफ नाइट्राइड आयंस या N3 नेगेटिव आयंस। आ जाओ, W पूछा है, N दिया हुआ है, मोलर मास नाइट्रोजन का सब लोग जानते हैं कितना होता है 14। आधे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 नेगेटिव दिया हुआ है, इसका क्या करें? भाई इलेक्ट्रॉन के लेन देन से मास पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि N इक्वल्स टू होता है W अपॉन में M, तो यहाँ से आपके W की वैल्यू आ जाएगी N इंटू में M। N है आपका 0.1 इंटू में 14, तो ये आ जाएगा आपका 1.4 ग्राम, यानी कि इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एटम्स इज ग्रेटेस्ट इन, इनमें से किसमें एटम्स ग्रेटेस्ट होंगे? देखो, नंबर ऑफ एटम्स उसी के ज्यादा होंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बस। अगर मैं इसके NH निकालूं तो कितना आएगा, 4 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसका मोलर मास 1 होता है, तो 4 डिवाइड बाई दिस। मैग्नीशियम का गिवन मास 48, मोलर मास कितना होता है 24, तो आ जाएगा 2। इसका 71, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, आ जाएगा 2। आयोडीन का गिवन मास इतना है, मोलर मास आयोडीन का इतना ही होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 1। हमें बताना था एटम्स इज ग्रेटेस्ट, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे। नेक्स्ट, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अगेन यही देखना है। तो एन ऑफ कार्बन 24, यहां पे मोलर मास गिवन है 12, 2 आ गया। वन आ गया, वन आ गया, यहां पे भी तुम्हारा 1 ही आ गया, तो कौन सा आंसर होगा, ए अगेन हो गया। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। सेम काम करना, एन ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 इज 12 + 32 44 44 ही होता है। हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4।
एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48 आ जाएगा 1। एक सल्फर का 32, दो ऑक्सीजन का 32 64 आ जाएगा 1। मैक्सिमम किस में हो गया? हाइड्रोजन में हो गया। क्लियर है? डन है बात? समझ में आ गई? आइए आखिरी पढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ? आंसर है हाँ। 60 कार्बन है, एक का मास 12 होता है, 122 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है। जरा सॉल्व करूंगा, 12 6 72 720 प्लस में 122, ठीक है, कितना हो जाएगा मोलर मास? 248, इतना मोलर मास है, ठीक है। हमें वेट बताना है वन मॉलिक्यूल का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है बच्चों W अपॉन में M इंटू में एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है, W निकालना है, 842 आ गया, 6.022 10 टू द पावर 23 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो है मेरा W की वैल्यू आ गई बच्चों 842 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23। सही बात है? सही है ना? अब क्या मैं इसको 6 से काट सकता हूँ नीचे वाले को? क्या मैं 6 से इसको काट सकता हूँ? जरा चेक कर लो, काट सकता हूँ क्या? हाँ काट सकते हो सीधे सीधे, है ना। अगर आप इसमें राउंड ऑफ भी कर लो तो आप आराम से काट सकते हो। पहले ये देख लो हमने ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। हमें वेट निकालनी है वन मॉलिक्यूल का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, 12 मास होता है कार्बन का, ठीक है ना। 12 6 जा 72 720 122, ठीक है। हमने इसको प्लस कर दिया, ये ठीक आ रहा है यहाँ तक भी। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, खाली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, सॉरी एक मॉलिक्यूल तो मुझे खाली क्या निकालना है? वेट निकालना है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चों तो कितना आ रहा है मेरे पास? लेट मी जस्ट चेक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यार तो ये आ जाएगा मेरे पास 842 डिवाइडेड बाय 6.022, तो ये आ रहा है 139 10 टू दी पावर माइनस का 23। आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो 1.39 करके, तो कितना बन जाएगा ये? 10 टू दी पावर माइनस का 21 बन जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो फिर 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 21 ग्राम। आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना? चलिए अगला सवाल इसके नीचे वाला ही। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड जितना द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हमें बताना है और हमें दे रखा है मास। अच्छा, गिवन मास हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास हमें बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। अगर खाली ग्राम लगा हुआ है तो ये आपसे गिवन मास की बात चल रही है, और आपसे अगर ग्राम पर मोल वाला पूछ मतलब ग्राम पर मोल वाला लिखा होता तो आपको मोलर मास गिवन होता, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम फॉर्मूला लगा दो, यही वाला जो यहाँ पे लिखा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, W दे रखा है 2.19 10 टू द पावर माइनस का 22, M मुझे निकालना है, ये रहा मेरा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा तो M उधर चला जाएगा। अब 10 टू द पावर 23 22 10 टू द पावर 1 तो बच गया प्लस का, प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे किसमें? 2.19 मल्टीप्लाई 6.022, यह आ जाएगा आपका 13.18 इंटू दिस। तो इसको आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो? आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 132 ग्राम पर मोल। आपका आंसर भी आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, ठीक है, सही है ना, क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ करके 18 को 20 लिख सकते हो 20, या फिर 13.2 मल्टीप्लाई करोगे 10 से 132 बन जाएगा। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास जहाँ पे हमने मॉल कंसेप्ट को पूरा खत्म कर दिया है, इन डेप्थ में खत्म कर दिया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी समस्या कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताया कि मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है, जरा इसको रिपीट कर दो, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।